बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं बेटा? सब लोग ठीक हैं, खुश हैं? अच्छा बेटा, आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम हेमरेज को डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने जो है वो होम्योस्टेसिस को डिस्कस किया था, ठीक है जी। होम्योस्टेसिस क्या था? होम्योस्टेसिस ये था कि जो हीमोस्टेसिस है उसमें जो ब्लड फ्लो है उसको नॉर्मल रखा जाता है। मतलब कि जो ब्लड फ्लो है वो ब्लड को, जो आपकी ब्लड वेसल्स हैं उनके अंदर एक नॉर्मल तरीके से जो है वो फ़्लो करवाया जाता है, ठीक है। उसको, उसके फ़्लो को मेंटेन किया जाता है। अगर कहीं पर इंजरी हो जाती है तो उस जगह के ऊपर प्लेक फॉर्मेशन हो जाती है, या फिर मतलब कि वहाँ पर जो है वेज़ोकंस्ट्रिक्शन हो जाती है, ठीक है ना। वोन विली ब्रेन फैक्टर्स जो है और कोलेजन फाइबर्स आ जाते हैं, मैश नेटवर्क बना देते हैं वहाँ पर आकर। तो मतलब कहने का ये है कि हीमोस्टेसिस से मुराद ये था कि आपका जो ब्लड है उसकी एक कांस्टेंट जो है वो सप्लाई प्रोवाइड करना। अभी जो आपका एक टॉपिक है वो है बेटा हेमरेज। हेमरेज आप आम ज़बान में भी सुनते रहते हैं, या घरों में, या किसी, अल्लाह ना करे, किसी रिश्तेदार में या किसी भी जगह पे कि जनाब फ़लाँ को हेमरेज हो गया है, उसको ब्रेन हेमरेज हो गया है, ठीक है ना, या उसको किसी भी ऑर्गन के अंदर या किसी भी टिश्यू के अंदर जो है वो हेमरेज हो गया है, तो उसकी वजह से उसकी डेथ हो गई है या वो अपाहज हो गया है, मतलब कि लाइक पैरालिसिस की तरफ वो चला गया है, या इस तरह से कोई और सिम्टम जो है वो आ सकता है। तो हेमरेज क्या होता है? हेमरेज बेटा कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ नॉर्मली क्या होता है कि जो आपका ब्लड है वो आपकी ब्लड वेसल्स के अंदर सफ़र करता है, ट्रैवल करता है, लेकिन अगर वो ब्लड वेसल को फाड़ कर या खुद से ब्लड वेसल अगर रप्चर हो जाती है या कोई और वजह बन सकती है, तो अगर वो जो ब्लड है वो सेल, जो आपकी ब्लड वेसल है वहाँ से अगर निकल आता है, तो इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? हम हेमरेज बोलते हैं। ठीक हो गया। तो बेटा हेमरेज जो है उसको आज हम देखेंगे मज़ीद। इस पे 24 लेक्चर है बेटा आपका। हेमरेज क्या है? वो एक अबनॉर्मल इंटरनल या एक्सटर्नल लॉस ऑफ ब्लड को हम हेमरेज कहेंगे। अबनॉर्मल, इंटरनल या एक्सटर्नल। बेटा यहाँ पर लफ्ज़ अबनॉर्मल यूज़ किया गया है क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि ब्लड नॉर्मली भी ब्लड वेसल्स को छोड़कर इंटरस्टिशियल स्पेस में आता है और वहाँ से वापस फिर भेजा जाता है। ठीक हो गया। लेकिन इसको हम हेमरेज नहीं बोलेंगे। हेमरेज क्या है? वो एक अबनॉर्मल कंडीशन है, ठीक है ना, जिसमें ड्यू टू द रप्चर ऑफ ब्लड वेसल या किसी प्रेशर की वजह से या किसी ट्रॉमा की वजह से या किसी एक्सटर्नल या किसी इंटरनल काज की वजह से अगर अबनॉर्मली ब्लड अपनी ब्लड वेसल्स को छोड़कर एक्स्ट्रा इंटरनल या एक्सटर्नल जो है प्लेस में आता है, तो फिर उसको हम हेमरेज बोलेंगे। ठीक हो गया। सो इसको कहते हैं कि अबनॉर्मल इंटरनल या एक्सटर्नल लॉस ऑफ ब्लड। अबनॉर्मल इंटरनल या एक्सटर्नल लॉस ऑफ ब्लड इज कॉल्ड द हेमरेज। दूसरी इसकी क्या डेफिनेशन है? एस्केप ऑफ ब्लड फ्रॉम द ब्लड वेसल्स। एस्केप किसको कहते हैं? भागने को, ठीक है ना, कि ब्लड वेसल से अगर ब्लड जो है वो एस्केप करता है तो इसको भी हम क्या बोलेंगे? इसको भी हम हेमरेज बोलेंगे। ठीक हो गया। उसके बाद देखें एक परमानेंट और कॉम्प्रिहेंसिव, इसकी डेफिनेशन क्या है वो ये देखते हैं। इट इज द डिसऑर्डर विच इज एसोसिएटेड विद द अबनॉर्मल ब्लीडिंग। ये एक बीमारी है जो किसके साथ जुड़ी हुई है? अबनॉर्मल ब्लीडिंग के साथ जुड़ी हुई है, ठीक है ना। ब्लीडिंग किसको कहते हैं? खून का, खून की नाली से या ब्लड वेसल जिसमें आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज है, उनसे बाहर निकलना, मतलब कि खून का निकलना, ये क्या कहलाएगा? ये बेटा कहलाएगा ब्लीडिंग। तो ये वो कह रहा है कि ये एक डिसऑर्डर है जो कि अबनॉर्मल ब्लीडिंग के साथ जुड़ा हुआ है। इनएविटेबल स्टेम फ्रॉम प्राइमरी और सेकेंडरी डिफेक्ट्स। किसकी वजह से होगा? प्राइमरी डिफेक्ट्स की वजह से या सेकेंडरी डिफेक्ट्स की वजह से? किन के अंदर? ब्लड वेसल्स के अंदर, ठीक है ना। प्राइमरी या सेकेंडरी डिफेक्ट्स की वजह से, ब्लड वेसल्स के या प्लेटलेट्स के डिफेक्ट्स की वजह से या कोआगुलेशन फैक्टर के डिफेक्ट की वजह से, किसी भी वजह से अगर अबनॉर्मल ब्लीडिंग होती है तो इसको हम क्या बोलेंगे? हेमरेज बोलेंगे। ठीक हो गया। ये एक डिसऑर्डर है, इसमें अबनॉर्मल ब्लीडिंग होगी जिसमें प्राइमरी
डिफेक्ट्स आ सकता है, सेकेंडरी डिफेक्ट्स आ सकते हैं, प्लेटलेट्स के डिफेक्ट्स आ सकते हैं, किसी भी किस्म के अगर डिफेक्ट्स आ सकते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, हेमरेज बोलेंगे। सो ऑल ऑफ विच मस्ट फंक्शन प्रॉपरली टू इंश्योर द हीमोस्टेसिस। तो इसमें देखें बेटा, हमने पढ़ा है कि जो नॉर्मल हीमोस्टेसिस कल हमने डिस्कस किया, तो उसमें हमने देखा कि जो मुख्तलिफ तरह के जो सेल्स हैं वो इन्वॉल्व हैं, मतलब कि मुख्तलिफ तरह के जो सेल्स हैं वो इन्वॉल्व हैं एक नॉर्मल ब्लड सर्कुलेशन के लिए या एक नॉर्मल जो है हीमोस्टेसिस को कायम करने के लिए। लेकिन अगर उनमें कोई डिफेक्ट आ जाता है, लाइक प्राइमरी या सेकेंडरी जो है ब्लड वेसल्स के अंदर फॉल्ट आ जाता है, या फिर जो आपके प्लेटलेट्स हैं उनके अंदर फॉल्ट आ जाता है, या कोआगुलेशन फैक्टर्स जो हैं उनके अंदर फॉल्ट आ जाता है, ठीक है ना, तो किसी भी तरह से अगर कोई बीमारी या खराबी पैदा होती है तो उसकी वजह से जो अब नॉर्मल ब्लीडिंग होगी उसको फिर हम हेमरेज कहेंगे। बात समझ आ गई ना। नॉर्मली तो खून ब्लड वेसल्स को छोड़ता ही रहता है कैपिलरीज के लेवल पे और इंटरस्टिशियल स्पेस में आ जाता है, वहां पे हर सेल को खुराक प्रोवाइड करता है, ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है और उससे जो है कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट प्रोडक्ट्स लेता है। लेकिन अगर किसी वजह से, किसी खराबी की वजह से जो है वो ब्लड बाहर आता है या ब्लीडिंग होती है, तो देन इट विल कॉल द हेमरेज। आई थिंक यू हैव अ क्लियर कॉन्सेप्ट अबाउट हेमरेज। तो इसके बारे में बेटा आपको एक अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी कि अगर खून अब नॉर्मल तरीके से खून अपनी या खून की नाली को जो है वो छोड़कर बाहर आता है इंटरनली या एक्सटर्नली, तो उसको हम हेमरेज बोलते हैं। ठीक हो गया। ये एक छोटी सी मिसाल दी हुई है क्योंकि ब्रेन हेमरेज बहुत ज्यादा आपने भी सुना होगा। तो ये देखें कि किस तरह से सब रेक्नॉइड एनोरिज्म हुआ हुआ और बेजल गैंग्लिया हाइपरटेंशन हुई है, ठीक है ना। और इसके अलावा लोबर जो है CAA वेनस इन्फ्रैक्ट ट्यूमर या वेस्कुलर माल फॉर्म हुई है। मकसद कहने का ये है कि आपका जो ब्रेन है उसमें ये देखें कि ब्लड जो है उसने ब्लड वेसल्स को छोड़कर जो है बाहर निकल आया है और वहां पर आकर क्लॉट बन गया है। इस क्लॉट को हम क्या कहेंगे, ब्रेन हेमरेज कहते हैं। अच्छा बेटा, इसके बाद देखेंगे कोई भी चीज़ है, जारी बात है, कोई भी बीमारी है उसकी कोई ना कोई जो है वो वजूहत होती हैं। तो इसी तरह ब्रेन हेमरेज है, तो देखते हैं जी ब्रेन हेमरेज की कौन कौन सी वजूहत हो सकती हैं। वो कह रहा है कि इट कैन बी एज रप्चर्स ऑफ लार्ज वेसल्स। वो कहता है कि ये बड़ी बड़ी जो ब्लड वेसल्स हैं उनके रप्चर की वजह से भी हो सकता है। जैसे कि एओर्टा, आपको पता है कि सबसे बड़ी जो सबसे बड़ी जो सबसे बड़ी जो है ब्लड वेसल है वो एओर्टा है। वो कहता है कि ये जो हेमरेज है ये बड़ी बड़ी ब्लड वेसल्स के रप्चर होने से भी हो सकता है। लाइक एओर्टा की उसने मिसाल दिया यहाँ पे, ठीक है ना। या फिर डिजीजेज एसोसिएटेड विद अ सडन मैसिव हेमरेज, या फिर कुछ ऐसी बीमारियां हैं मतलब कि अगर ब्लड वेसल या जो ब्लड वेसल्स है उनकी रप्चर नहीं होती, वो फटती नहीं है, तो फिर कुछ ऐसी बीमारियां भी हैं जिनकी वजह से हेमरेज हो सकता है। जिसमें क्या है, एओर्टिक डायसेक्शन इन द सेटिंग ऑफ मैरफन सिंड्रोम, ठीक है ना। मैरफन सिंड्रोम के डायसेक्शन में एओर्टिक जो है एओर्टा की जब डायसेक्शन होगी तो उसके नतीजे में हो सकता है, या अब्डोमिनल एनोरिज्म में हो सकता है, अब्डोमिनल एओर्टिक एनोरिज्म में हो सकता है, या फिर बेटा मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन में भी हेमरेज हो सकता है। और इसके अलावा अगर जो हार्ट का एओर्टा है, हार्ट की जो एओर्टा है उसमें अगर वो रप्चर हो जाती है तो भी हेमरेज हो सकता है। अच्छा, एक तो थी ये वजूहात, ये क्या क्या वजूहात थी देखते हैं दोबारा, कि ब्लड वेसल्स के रप्चर होने से या कुछ बीमारियों की वजह से। अब वो कह रहा है कि ऑन द अदर हैंड स्पेक्ट्रम आर स्टेबल डिफेक्ट्स इन क्लॉटिंग दैट ओनली बिकम एविडेंट अंडर द कंडीशन ऑफ द हीमोस्टैटिक स्ट्रेस। तो कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जिनकी वजह से भी जो है ये हो सकता है। लाइक इसमें सर्जरी है बेटा, चाइल्ड बर्थ है, ठीक है ना, डेंटल प्रोसीजर्स हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल है या मेंसेस हैं, उसके बाद ट्रॉमा है, ठीक है ना, इनहेरिटेड डिफेक्ट्स हैं वोन विली ब्रेन फैक्टर के अंदर, या फिर एस्पिरिन कंजप्शन, ठीक है ना, एस्पिरिन क्योंकि खून को पतला करती है, ठीक है ना, तो उसकी वजह से भी हो सकती है, या फिर यूरेनिया जिसमें रीनल फेलियर है, ठीक है ना। तो ये कुछ ऐसी कंडीशंस हैं, मतलब कि हीमोस्टैटिक स्ट्रेस की कंडीशन है, लाइक सर्जरी है, चाइल्ड बर्थ है, डेंटल प्रोसीजर है,
मतलब कि देखें ना दाढ़ शाड़ या दांत शांत निकालें तो वो एक बहुत बड़ा खड्डा बन जाता है, तो उसके नतीजे में भी जो है ये हो सकता है। चाइल्ड बर्थ, ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ सर्जरी, कोई भी किसी किस्म की सर्जरी है, मेंसेस फीमेल में हो सकते हैं, उसके नतीजे में हो सकता है, या फिर इनहेरिटेड डिफेक्ट आ जाता है। अच्छा बेटा, ये एक बड़ी अहम बीमारी के बारे में वो बता रहा है। कुछ लोगों में जो वोन विली ब्रांड फैक्टर्स हैं उनके अंदर डिफेक्ट्स होते हैं, और वो डिफेक्ट्स ड्यू टू म्यूटेशन इन द जीन या इनहेरिटेड जीन की वजह से होते हैं। तो वो लोगों के अंदर जो है वो मतलब कि खून के जमने का जो प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा स्लो होता है, ठीक है ना, या बहुत ही मतलब कि कम होगा, उनका पीटीए पीटीटी की वैल्यू जो है वो बहुत ज़्यादा रेज आती है, ठीक है ना। फिर है एस्पिरिन कंजम्पशन, वो लोग जो बहुत ज़्यादा एस्पिरिन कंज्यूम करते हैं, जारी बात है ये क्या करती है, खून को पतला करती है, तो उनमें भी जो है खून अब नॉर्मली ब्लड वेसल्स को छोड़कर बाहर आ सकता है। या फिर यूरीनिया है, यूरिनल फेलियर है। बेटा देखें जो आपका किडनी है वो क्या करेगा, जो किडनी है वो फिल्टर करता है, आपका जो ब्लड है उसको फिल्टर करता है। इसके अलावा और भी बहुत ज़्यादा उसके फंक्शंस हैं, विटामिन डी की प्रोडक्शन है, इसके अलावा जो मतलब कि एसिड बेस बैलेंस इसको कह सकते हैं आप, या मिनरल जो है उनकी रीअब्जॉर्प्शन है, आयंस की रीअब्जॉर्प्शन है, तो वो सारी चीज़ें किडनी कर रही है। लेकिन उसमें अगर फॉल्ट आ जाए तो भी हैमरेज हो सकता है। अच्छा, इसके बाद देखिए कुछ जनरल प्रिंसिपल्स हैं कि मतलब कि अगर हैमरेज होगा तो कुछ ऐसी बातें हैं जो जनरली तकरीबन सारे हैमरेज जो हैं उनमें ये होती हैं। तो पहला क्या है, डिफेक्ट्स ऑफ प्राइमरी हीमोस्टेसिस, ठीक है ना। अगर प्राइमरी हीमोस्टेसिस में डिफेक्ट आ जाता है तो हैमरेज हो जाएगा। फिर है जी डिफेक्ट इन द सेकेंडरी हीमोस्टेसिस। इसी तरह से जो सेकेंडरी हीमोस्टेसिस है, अगर प्राइमरी हीमोस्टेसिस में डिफेक्ट आ जाता है और हैमरेज हो जाता है तो उसके बाद किसकी बारी आएगी, सेकेंडरी हीमोस्टेसिस। तो उसमें भी अगर कोई ना कोई डिफेक्ट आ जाता है तो भी हैमरेज हो सकता है। तीसरा बेटा इसमें कुछ जनरलाइज्ड डिफेक्ट्स हैं, तो चलते हैं हम इन तीनों को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम किसको डिस्कस करेंगे, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे डिफेक्ट्स ऑफ द प्राइमरी हीमोस्टेसिस, कि जो प्राइमरी हीमोस्टेसिस है उसका जो डिफेक्ट है उसके नतीजे में कौन कौन सी या किस तरह से जो है वो हैमरेज हो सकता है। देखें जरा, दीज ब्लीड्स टिपिकली टेक फ्रॉम, देखें डिफेक्ट्स ऑफ द प्राइमरी हीमोस्टेसिस या प्लेटलेट डिफेक्ट्स, ठीक है ना। प्राइमरी हीमोस्टेसिस में क्या होगा कि जो वोन विली ब्रांड फैक्टर्स हैं वो मौजूद नहीं होंगे, मतलब कि एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें वोन विली ब्रांड फैक्टर्स या जो है कोलेजन फाइबर्स जो है वो मौजूद नहीं होंगे। तो इस सूरत में क्या होगा, वो कहते हैं कि ऑफन प्रेजेंट विद द स्मॉल ब्लीड्स इन द स्किन म्यूकोजल मेम्ब्रेन, मतलब कि उन लोगों में जो है जिनमें खून के जमने वाले जो वोन विली ब्रांड फैक्टर्स हैं जो प्लेटलेट्स को एग्रीगेट करने में या चिपकने में या एडिशन में मदद देते हैं, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा, अगर वो नहीं होंगे तो जारी बात है बेटा हीमोस्टेसिस डिस्टर्ब हो जाएगा और हीमोस्टेसिस के डिस्टर्ब होने से हैमरेज हो जाएगा। अच्छा, इसमें कुछ टर्म्स हैं, ये आपने उन्हें याद कर लेनी है, ये बड़ी अहम हवाई है और एमसीक्यूज वगैरह में भी पूछता है। पटीकी क्या होता है, मतलब कि ये भी एक किस्म का हैमरेज है, लेकिन जो है माइन्यूट है, बहुत छोटा सा है, 1 से 2 मिलीमीटर तक इसका साइज है, ठीक है ना, और ये इसको पटीकी हम बोलेंगे। फिर है परप्यूरा। परप्यूरा क्या है, ये पटीकी से थोड़ा बड़ा है, मतलब कि जो है विच इज स्लाइटली लार्जर देन द पटीकी, इट इज ग्रेटर देन 3 मिलीमीटर देन द पटीकी। अब पटीकी कितनी थी, 1 से 2 मिलीमीटर, और ये फिर 3 मिलीमीटर से या बड़ा होगा या 3 मिलीमीटर के बराबर होगा, तो फिर हम इसको क्या बोल देंगे, परप्यूरा बोल देंगे। ठीक हो गया। नेक्स्ट बेटा है जी हीमाटोमा। हीमाटोमा क्या है, एक्स्ट्रावजेशन ऑफ ब्लड इनटू द टिश्यू विद द स्वेलिंग। अगर ब्लड वेसल्स को छोड़कर बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में आ जाता है तो इस कंडीशन को हम हीमाटोमा कह सकते हैं। ठीक हो गया। फिर है जी एकैमोसिस, ठीक है ना, एकैमोसिस ये क्या है कि लार्जर एक्स्ट्रावजेशन विजन ऑफ ब्लड इनटू द स्किन एंड द म्यूकस मेम्ब्रेन। इसका साइज होगा 1 से 2 सेंटीमीटर, इसका साइज बहुत बड़ा है, ठीक है ना। लार्जर एक्स्ट्रावेजन है ना ब्लड वेसल्स की, किसके अंदर, स्किन के अंदर या फिर म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर, तो इसका साइज कितना होगा, 1 से 2 सेंटीमीटर, जबकि पहले का पटीकी का था 1 से 2 मिलीमीटर। अब ये सेंटी और मिली का भी फर्क आपने जो है ये थोड़ा सा देखना है। और परप्यूरा का कितना था, 3 के बराबर या 3 से ज्यादा मिलीमीटर, और इसका कितना, 1 से 2 सेंटीमीटर। ठीक हो गया ना। उसके बाद क्या है कि म्यूकोजल ब्लीडिंग एसोसिएटेड विद द डिफेक्ट्स इन द प्राइमरी हीमोस्टेसिस में आल्सो टेक द फॉर्म ऑफ एपिस्टेक्सिस, ठीक है ना।
एपिस्टेक्सिस किसको बोलते हैं बेटा? ये नक्सीर जो फूटती है आपकी, ठीक है ना, नोज ब्लीडिंग, नक्सीर जिसको बोलते हैं। फिर है गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ब्लीडिंग है, एक्सेसिव मेंस्ट्रुएशन है। तो ये कुछ ऐसी डिजीजेज हैं जिनमें जो है हेमरेज हो सकता है। ठीक हो गया। अफेयर्ड कॉम्प्लिकेशन ऑफ वेरी लो प्लेटलेट्स काउंट, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया किसको कहते हैं? अच्छा बेटा, पीनिया, पीनिया का लफ्ज जहां भी आएगा उसमें डेफिशिएंसी जो है वो होगी, ठीक है ना। अच्छा, फियर्ड कॉम्प्लिकेशन ऑफ वेरी लो प्लेटलेट्स काउंट्स, ठीक है ना, मतलब कि एक डरी हुई बंदे के अंदर ये एक बात होती है, जैसे वो नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स कम हो गए थे, अब पता नहीं हुए कि नहीं हुए, बहरहाल बात तो वो बहुत ज़्यादा फैल गई थी। तो मकसद कहने का ये है कि अफेयर्ड कॉम्प्लिकेशन है, ये एक डरी हुई एक मतलब कि कॉम्प्लिकेशन के जैसी जो है वो हालत है। इसमें क्या होगा कि बहुत ही जो प्लेटलेट्स का जो काउंट है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। इस कंडीशन को जिसमें प्लेटलेट्स का काउंट बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा तो हम उसको क्या कहेंगे? हम कहेंगे उसको थ्रोम्बोसाइटोपिनिया बोलेंगे। ठीक होगा। सो इट इज़ इंट्रासेरिब्रल हेमरेज, जैसा कि इंट्रासेरिब्रल हेमरेज में हो जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा वो कहता है कि जानलेवा भी साबित हो सकता है। सेकंड पॉइंट जो है वो हम इसमें ज़रा देखते हैं कौन सा है, वो है बेटा डिफेक्ट्स ऑफ सेकेंडरी हीमोस्टेसिस। हमने पहले प्राइमरी हीमोस्टेसिस के डिफेक्ट्स पढ़े, अब हम जो है वो सेकेंडरी हीमोस्टेसिस के डिफेक्ट्स जो है वो पढ़ते हैं। देखें, डिफेक्ट्स ऑफ सेकेंडरी हीमोस्टेसिस या कोआगुलेशन फैक्टर्स डिफेक्ट्स ऑफन प्रेजेंट विद ब्लीड्स इनटू द सॉफ्ट टिश्यू। ठीक हो गया। कह रहा है कि डिफेक्ट्स ऑफ द सेकेंडरी हीमोस्टेसिस या कोआगुलेशन फैक्टर डिफेक्ट्स जो है ये आमतौर पे क्या करता है कि ये प्रिवेंट करता है, किससे प्रिवेंट करता है? ब्लीड्स इनटू द सॉफ्ट टिश्यू, मतलब कि जो सॉफ्ट टिश्यू है उनमें ब्लीडिंग होने से ये रोकता है। ठीक हो गया। लेकिन अब क्या होगा, कुछ ऐसी बीमारियां जिनमें जो है हेमरेज होने के चांसेस है, लाइक मसल्स में अगर हो जाता है हेमरेज, जॉइंट्स में हो सकता है, हीमोफिलिक कंडीशन हो सकती है। कहता है कि इट इज ऑल्सो नोन it is unknown why the severe defects in the secondary hemostasis is present with the peculiar pattern of the bleeding, क्योंकि हमें अभी तक जो है इसकी क्लियर बात जो है वो समझ नहीं आई। एज विद सेवरल प्लेटलेट्स डिफेक्ट, जैसे कि वो कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा प्लेटलेट्स के अंदर जो है वो डिफेक्ट्स हो जाएंगे तो इंट्राक्रेनियल हेमरेज भी जन्म ले सकता है, और समटाइम्स जो है वो कह रहा है कि वो फैटल हो सकता है। इट में ऑल्सो अकर, देखें, एज विद स्वेयर प्लेटलेट डिफेक्ट्स, जैसा कि प्लेटलेट्स में अगर बहुत ज़्यादा जो है वो डिफेक्ट आ जाता है तो कुछ इंट्राक्रेनियल हेमरेज भी हो सकता है, या फिर इंट्राक्रेनियल हेमरेज वो कहता है कि बहुत ज़्यादा खतरनाक भी हो सकता है। फिर क्या है जनरलाइज्ड डिफेक्ट? जनरलाइज्ड डिफेक्ट क्या है? जनरलाइज्ड डिफेक्ट इन्वॉल्विंग द स्मॉल वेसल्स ऑफन प्रेजेंट विद द पल्पेबल पर्प्यूरा एंड एक्यामोसिस। क्या है कि इसमें जो है वो कह रहा है कि स्मॉल वेसल्स शामिल होंगी। ठीक है ना। जनरलाइज्ड डिफेक्ट्स में छोटी छोटी वेसल्स जो है उनमें पर्प्यूरा या एक्यामोसिस हो जाएगी। देखें, एक्यामोसिस क्या है? समटाइम्स सिंपली कॉल्ड द ब्रूसिस एज हेमरेज ऑफ 1 to 2 सेंटीमीटर इन साइज। ठीक हो गया ना। इसको वो कह रहे हैं कि अगर 1 से 2 सेंटीमीटर साइज का हेमरेज है तो इसको जो है हम एक्यामोसिस जो है वो बोलते हैं। इन बोथ पर्प्यूरा एंड एक्यामोसिस द वॉल्यूम ऑफ द एक्स्ट्रा विजिटेड blood is sufficient to create the palpable mass known as the hematoma। अब hematoma क्या है बेटा? hematoma में ये होगा कि जो ब्लड है वो जो ब्लड वेसल्स है उनको छोड़कर एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में आ जाएगा, इस हद तक आ जाएगा कि जो है वो क्या कह रहा है कि इन बोथ पर्प्यूरा एंड एक्यामोसिस द वॉल्यूम ऑफ द एक्स्ट्रा विजिटेड ब्लड इज सफिशिएंट टू क्रिएट द पल्पेबल मैस, के जो खून जिसने ब्लड वेसल को छोड़ा था, बाहर आया था, तो वो कह रहा है कि उसमें अभी भी जो है उसके लिए जो है मतलब कि जगह है। ठीक है ना। तो वो मतलब कि वो जो खून ब्लड वेसल को छोड़कर इंटरस्टिशियल स्पेस में आ जाएगा तो वो बहुत ज्यादा जो है जिस एरिया में वो हो जाएगा वो एरिया क्या हो जाएगा बेटा? पल्पी हो जाएगा। पल्पी किसको कहते हैं? मतलब कि नरम। ठीक है ना। सो पर्प्यूरा एंड एक्यामोसिस आर पर्टिकुलरली कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सिस्टेमिक डिसऑर्डर्स दैट डिस्टर्ब द स्मॉल ब्लड वेसल, जिसमें वेस्कुलाइटिस है या फिर ब्लड वेसल फ्रेजिलिटी है, जिसमें अमाइलोइडोसिस है या फिर स्कर्वी है। ठीक हो गया। तो ये कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जो कि जनरलाइज्ड डिफेक्ट्स हैं जिनकी वजह से जो है वो हेमरेज हो सकता है। ये बेटा एक तस्वीर है, यहाँ पे मैंने पेस्ट की है, ए है, ये बी है। में देखें क्या है? पंक्चुएट
पेटिकियल हेमरेज है कोलोनिक म्यूकोजा का, मतलब कि जो म्यूकोजा है, कोलोन है, कोलोन के जो म्यूकोजा है उसके अंदर जो है ये डिफेक्ट है। और बी में क्या है, वो कह रहा है कि हमने जो डिफेक्ट दिखाया गया है ये वही जो हमने शुरू में पढ़ा था, मतलब कि जो ब्रेन है उसमें ये जो है हेमरेज है। अच्छा, फिर इसकी काजेज देखें। कुछ काजेज हो सकते हैं, एक्सटर्नल काजेज भी हो सकते हैं और इंटरनल भी हो सकते हैं। और एक्सटर्नल में देखें हम क्या है कि इट रिजल्ट्स फ्रॉम सॉफ्ट टिश्यू इंजरी। अगर सॉफ्ट टिश्यू की इंजरी जो है वो हो जाएगी तो इसके नतीजे में देखें इट रिजल्ट्स फ्रॉम सॉफ्ट टिश्यू इंजरी, द सीरियसनेस ऑफ द डिजीज या इंजरी इज डिपेंडेंट ऑन एनाटॉमिकल सोर्स ऑफ द हेमरेज। वो कह रहा है कि किस हद तक बीमारी जो है वो खतरनाक हो सकती है, तो वो डिपेंड करता है कि जिस एरिया में वो बीमारी लगी है, बीमारी कह रहा हूं हेमरेज हुआ है, कि जिस एरिया में हेमरेज हुआ है वो एरिया की एनाटॉमिकल पोजीशन क्या है उसके ऊपर ये चीज डिपेंड करेगी। जैसे कि आर्टेरियल है, वो हिमाटोमा आर्टेरियल ब्लड वेसल में बना है या वेनस ब्लड वेसल में जो है वो बना है, या फिर वो कैपिलरी का जो ब्लड है उसमें बना है, तो ये एनाटॉमिकल पोजीशन जो है ये डिपेंड करेगी इसके ऊपर। ठीक हो गया। दूसरा इसमें क्या है, डिग्री ऑफ वेस्कुलर डिस्ट्रप्शन। डिग्री ऑफ वेस्कुलर डिस्ट्रप्शन से क्या मुराद है कि जो ब्लड वेसल है वो किस हद तक कटी हुई है, ठीक है ना। तीसरा इसमें देखिए अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस दैट कैन बी टॉलरेटेड बाय द पेशेंट। और तीसरी इसमें कंडीशन क्या है कि ये सारी चीजें होने से जो ब्लड लॉस हुआ है क्या वो पेशेंट उसको टॉलरेट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, तो ये भी इसके अंदर है। ठीक हो गया ना। तो ये तीन चीजें आ जाएंगी। फिर है जी इंटरनल हेमरेज। इंटरनल हेमरेज किसकी वजह से होता है, ब्लड या पेनिट्रेटिंग ट्रॉमा की वजह से हो सकता है, एक्यूट और क्रोनिक मेडिकल इलनेस की वजह से हो सकता है। इंटरनल ब्लीडिंग दैट कैन कॉज द हेमोडायनामिक इंस्टेबिलिटी यूजुअली अकर्स इन वन ऑफ द 4 बेसिक कैविटीज। वो कह रहे हैं कि 4 बेसिक कैविटीज में जो है ये हेमरेज जो है वो हो सकता है, जिसमें चेस्ट में हो सकता है, एब्डोमिनल कैविटी में हो सकता है, पेल्विस में हो सकता है, पेरिटोनियम में हो सकता है, तो ये इन जगहों पे हो सकता है। साइन और सिम्टम्स क्या होंगे इंटरनल हेमरेज के, इसमें देखें ब्राइट रेड ब्लड आपको नजर आएगा, वो फ्रॉम कहां से, मुंह से, रेक्टम से और दूसरे ऑरिफाइस से। ऑरिफाइस किसको कहते हैं बेटा, आमतौर पे ऑरिफाइस का मतलब होता है कि सुराख। ठीक हो गया ना। तो यहां से ब्लड आपको नजर आना शुरू हो जाएगा। कॉफी ग्राउंड अपीयरेंस होगी, अगर वो बंदा उल्टी करेगा तो उसकी जो जैसे कॉफी वाली चाय होती है वैसी उसके खून की अपीयरेंस होगी। मिलीना मतलब कि ब्लैक टेरेस स्टूल उसको आएंगे, ठीक है ना, ब्लैक कलर के जो स्टूल है वो उसको आना शुरू हो जाएंगे जिसमें हेमरेज हुआ हुआ है। ठीक हो गया। फिर क्या है, डिजनेस होगी उसको, जाहिर बात है यार, अब खून उसका जा रहा है, खारिज हो रहा है, तो उसमें डिजनेस के चांसेस भी हो सकते हैं। या फिर सैनकोप ऑन सिटिंग और स्टैंडिंग, ठीक है ना। फिर आर्थोस्टैटिक स्टिक्स, आर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन जो है ये भी हो सकती है। आर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन से क्या मुराद है कि मतलब कि इसमें हड्डियों वगैरह के साथ जो रिलेटेड है, ठीक है ना, ये चीज। तो ये थे बेटा आपके साइन एंड सिम्टम। अब कुछ फिजियोलॉजिकल रिस्पांस देखते हैं कैसे जनाब हेमरेज होता है। देखिए वो कहते हैं कि बॉडीज इनिशियल रिस्पांस टू द हेमरेज इज स्टॉप ब्लीडिंग बाय द केमिकल। देखिए बेटा जैसे ही आपकी बॉडी में कोई भी किसी जगह पे जख्म आता है तो सबसे पहले हमारी बॉडी का जो है मैकेनिज्म जो स्टार्ट होता है उसका मकसद ये होता है कि उसने ब्लड लॉस को जो है वो कम से कम करना है। कैसे कम से कम देखना है, इसमें लोकल वैजो कंस्ट्रिक्शन हो सकती है, प्लेटलेट प्लेक फॉर्मेशन हो सकती है, कोगुलेशन हो सकती है, ग्रोथ फैक्टर्स वहां पर आ जाएंगे और वो परमानेंटली क्या करेंगे तो जगह को सील कर देंगे। फिर है बेटा आखिर पे, सबसे आखिर पे इसकी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस की, हेमरेज की जो अहमियत है वो कितनी है, उसको हम क्लिनिकल सिग्निफिकेंस जो है ये बोलते हैं। देखें द क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ऑफ हेमरेज डिपेंड्स ऑन द वॉल्यूम ऑफ द ब्लड। वो कह रहे हैं कि क्लिनिकल सिग्निफिकेंस डिपेंड इस चीज पे करता है कि कितना खून जो है वो बाहर निकला है ब्लड वेसल से, एंड द रेट एट विच इट अकर्स एंड इट्स लोकेशन, और उसकी रफ्तार, रेट किसको कहते हैं, रफ्तार को। और तीसरी चीज जो है वो क्या है कि लोकेशन के किस जगह पर वो है, मतलब कि हेमरेज किस पोजीशन के ऊपर है, आर्टेरियल वेनस है या कैपिलरी है या किसी ऑर्गन के साथ तो नहीं है हेमरेज हुआ हुआ, ठीक है ना। उसके बाद देखिए रैपिड लॉस अप टू 20% ऑफ द ब्लड वॉल्यूम मे हैव अ लिटिल इंपैक्ट ऑन द हेल्दी इंडिविजुअल।
वो कह रहा है कि अगर 20% भी आपका खून ज़ाया हो जाए तो उससे जो हेल्दी इंडिविजुअल है उसकी सेहत पे कोई इतना खास असर नहीं पड़ेगा। सो ग्रेटर लॉसेस कैन कॉज द हेमोरेजिक या हाइपोवोलेमिक शॉक। लेकिन अगर 20% से भी ज़्यादा 70-80% किसी बंदे का खून जो है वो ज़ाया हो जाता है तो इस कंडीशन में जो है उसको हेमोरेजिक या हाइपोवोलेमिक शॉक में भी वो जा सकता है। फिर देखें ब्लीडिंग दैट इज ट्रिवियल इन द सबक्यूटेनियस टिश्यू, ठीक है ना, ब्लीडिंग जो कि सबक्यूटेनियस टिश्यू में हो सकती है, कैन कॉज द डेथ इफ लोकेटेड इन द ब्रेन, कि अगर ब्रेन में जो है वो ये हेमरेज हो जाएगा तो जाहिर बात है बेटा डेथ भी हो सकती है। आखिर पे देखें क्रोनिक रिक्रूटमेंट एक्सटर्नल ब्लड लॉस, क्रोनिक या रिक्रूटमेंट एक्सटर्नल रिकरेंट एक्सटर्नल ब्लड लॉस जिसमें पेप्टिक अल्सर हो सकता है या मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो सकती है तो उनमें भी जो है हेमरेज होगा। काजेज द आयरन लॉस एंड कैन लीड टू द आयरन डेफिशिएंसी, जाहिर बात है जी जिसमें खून जमना जो है वो देर से होगा या जो ब्लड है उसमें वो हेमरेज वाली साइड पे चला जाएगा तो जाहिर बात है ऐसी कंडीशन में जो है वो क्या कहता है कि पेप्टिक लॉस कैन कॉजेज द आयरन लॉस एंड कैन लीड टू द आयरन डेफिशिएंसी। जाहिर बात है जी अब ब्लड वेसल जो है उनमें से खून बाहर निकल रहा है, नए ब्लड की इतनी ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं हो रही तो जाहिर बात है आयरन डेफिशिएंसी नहीं में ही होगा ना, और क्या होगा। ठीक हो गया। तो ये था बेटा आज आपका लेक्चर। आई होप कि आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। हेमरेज के बारे में हमने पढ़ा है, हेमरेज में हमने कुछ पॉइंट्स पढ़े हैं इसके काजेज के, फिर उसमें हमने जनरल प्रिंसिपल्स पढ़े हैं, डिफेक्ट्स ऑफ द प्राइमरी हेमोस्टेसिस, फिर डिफेक्ट्स ऑफ सेकेंडरी हेमोस्टेसिस और आखिर में जनरलाइज्ड डिफेक्ट्स हमने पढ़े हैं। फिर इसके काजेज पढ़े हैं एक्सटर्नल हेमरेज, इंटरनल हेमरेज, ठीक है ना। फिर फिजियोलॉजिकल रिस्पांस पढ़ा है बॉडी का, ठीक है ना। और आखिर पे जो है हमने क्या पढ़ा है, क्लिनिकल सिग्निफिकेंस पढ़ी है, ठीक है ना। थैंक यू सो मच। अगर किसी को कोई बात जो है वो समझ नहीं है तो जो है वो पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।